हेलो बच्चों, नमस्कार। जय सर्वोत्तम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अरे कर रहे हो ना भाई? चले तो चलिए बच्चे, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज एनिमल टिश्यूज। बच्चे, एनिमल टिश्यूज वाले पोर्शन में अपन बात करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज के बारे में, जो एनिमल्स हम बात करके चलेंगे, मतलब ह्यूमन बीइंग की बॉडी में जो प्रेजेंट है। तो सबसे पहले टर्म यूज हुई अपने पास टिश्यूज। तो हम यही बात करते हैं कि ये जो वर्ड अपने पास टिश्यू आया, इस टिश्यू को कैसे डिफाइन करें। चलिए अपन आगे बहुत ध्यान से देखिएगा। बच्चे, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है वो क्या होती है? एक सेल। बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? एक सेल। अब हुआ क्या कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल है, लेकिन जब बहुत सारी सेल्स जो होती है वो सेल्स होती है ऑर्गेनाइज्ड। हमने बोला सेल्स जो थी वो क्या हुई? वो अपने पास हुई सेल्स ऑर्गेनाइज्ड। जब सेल्स ऑर्गेनाइज्ड होती है तो वो सेल्स ऑर्गेनाइज्ड होकर फॉर्मेशन करती है किसका? टिश्यू का। किसका करती है? टिश्यू का। टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड होकर फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गन्स का, और कई सारे ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ये बात ऑलरेडी आप एनिमल टैक्सोनॉमी वाले पोर्शन में पढ़ चुके हैं। तो हमने बोला कि टिश्यू जो बना हुआ है, ये टिश्यू किससे बना हुआ है? मल्टीपल सेल्स से। हमने माना कि अपने पास ये कई सारी सेल्स है। ये अपने पास खूब सारी क्या है? सेल्स है। ये लीजिए, ये मेरे पास सेल है। ये खूब सारी कई सारी सेल्स का ग्रुप है। ये अपने पास है टिश्यू। क्या है बेटा अपने पास? ये अपने पास है टिश्यू। अब हमने ये देखा कि ये जो सेल्स है, इन सेल्स के बीच में ये जो व्हाइट कलर की सेल्स है, इन सेल्स के बीच में ये ब्लैक कलर का स्पेस है। इस स्पेस को बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरसेल्यूलर स्पेस। और इस इंटरसेल्यूलर स्पेस में फ्लूइड मेटेरियल भरा हुआ है। हमने मान लिया ये अपने पास ब्लू कलर का मटेरियल है, विच इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स और इनटू द इंटरसेल्यूलर स्पेस। ये जो ब्लू कलर का मटेरियल है, इस ब्लू कलर के मटेरियल को ही अपन बोल देते हैं बेटा इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस या इंटरसेल्यूलर फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड या मैट्रिक्स। चले मैं अब आगे। तो कहने का मतलब, जब भी बात करेंगे टिश्यूज के बारे में, तो टिश्यूज में क्या होगी? खूब सारी सेल्स होगी, मैनी सेल्स होगी। और ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी का फॉर्मेशन मैनी सेल्स से होता है, उनको बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर। क्या बोलते हैं? मल्टी सेल्यूलर। तो ध्यान रखना, टिश्यूज जो है वो किस में प्रेजेंट होंगे? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में कि मल्टी सेल्यूलर में? तो ध्यान रखना, कैसे में? मल्टी सेल्यूलर में। वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी का फॉर्मेशन मैनी सेल्स से होता है, उनको क्या बोल दिया? मल्टी सेल्यूलर। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो थे, उन्हीं के अंदर टिश्यू प्रेजेंट होंगे। मेरी बात क्लियर है? अब टिश्यू में दो चीजें इंक्लूडेड है। पहली चीज अपने पास है, वो अपने पास है टिश्यू की सेल्स, एंड दूसरी चीज उन सेल्स के बीच भरा हुआ इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस, जिसको अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंटरसेल्यूलर फ्लूइड या ग्राउंड सब्सटेंसेस या टिश्यू फ्लूइड या मैट्रिक्स। हाँ कि ना? यस कि नो? तो कहने का मतलब टिश्यू किसमें प्रेजेंट? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स में प्रेजेंट। कितनी चीजों से मिलकर बना? दो चीजों से, सेल्स से एंड उन सेल्स के बीच भरे हुए इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस से। अब सवाल था कि सर, अगर हम टिश्यू की इन सेल्स को देखें तो इन सेल्स में क्या खास बात होती है? बेटा, टिश्यू की सेल्स की खास बात क्या होती है कि टिश्यू की जो सेल्स हैं, इन सेल्स की स्ट्रक्चर जो होती है, वो स्ट्रक्चर होती है सेम। मतलब एक टिश्यू के अंदर जितनी भी सेल प्रेजेंट होगी, उन सब की स्ट्रक्चर क्या होगी? सिमिलर होगी, आइडेंटिकल होगी। पहली बात। दूसरी बात, इस टिश्यू की जो सेल्स है, इन सेल्स के जो फंक्शंस हैं, वो फंक्शंस भी अपने पास होते कैसे? सेम। टिश्यू के अंदर जो भी सेल है, उन सेल के फंक्शन भी क्या होते हैं? सेम सेम। तीसरी बात, टिश्यू की जो सेल्स है, उनका ओरिजिन जो होता है, वो ओरिजिन भी क्या होता है बेटा? सेम। हाँ कि ना? मतलब
एम्ब्रियोनिक स्टेज में सिमिलर टाइप की जर्मिनल लेयर से इन सेल का फॉर्मेशन होगा, या तो एक्टोडर्म से बनेगी या मीजोडर्म से बनेगी या एंडोडर्म से बनेगी, लेकिन बनेगी सेम से। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि टिश्यू के अंदर दो चीजें इन्वॉल्व है, पहला सेल एंड दूसरा इंटर सेल्यूलर सबस्टेंसेस। और सेल कैसी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर में सेम सेम होनी चाहिए, फंक्शन भी सेम सेम होना चाहिए, और ओरिजिन भी क्या होना चाहिए, सेम सेम। यस कि नो? तो मैं ये कह दूं सिंपल लैंग्वेज में कि टिश्यू क्या है, टिश्यू क्या है, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल इन विच सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। उसको क्या बोल देते हैं अपन, टिश्यू। क्या बोल देते हैं, टिश्यू। तो टिश्यू की ये जो डेफिनेशन है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस, वर्ड मैंने बोला मोस्ट ऑफ द केसेस में यही अप्लाई होती है। मतलब मोस्ट ऑफ द टिश्यूज जो है उनमें सेल की स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन क्या होते हैं, सेम सेम। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जैसे अपन बात करके चले ब्लड में, ब्लड सेल्स जो होती है उन ब्लड सेल्स की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है, डिफरेंट, फिर भी उन्हें एक ही टिश्यू में रखा। क्यों? क्योंकि उन सेल्स का ओरिजिन क्या था, सेम सेम। मेरी बात क्लियर है? तो एनसीईआरटी ने भी टिश्यू को यहीं से डिफाइन किया है। एनसीईआरटी क्या कहती है, बोर्ड पे देखिएगा, एनसीईआरटी कहती है इन मल्टी सेलुलर एनिमल a group of similar cells along with intercellular substances perform a specific function such as organization is called as tissue। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टिश्यू जो होता है वो मल्टी सेलुलर एनिमल में प्रेजेंट होता है। पहली बात, चले याद रखना कि एनिमल कभी भी यूनिसेलुलर नहीं होता, सारे के सारे एनिमल कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। चलें, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होगा केवल उसी में टिश्यू होगा, और टिश्यू की सेल्स स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन में क्या होगी, सेम। और उन सेल्स के साथ साथ उनका इंटरसेल्युलर सबस्टेंसेस जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स, वो भी किसमें इंक्लूडेड होगा, टिश्यू में। चलो मैं इस स्लाइड को नोट कर सकते हैं आप। चले भैया, अब सवाल था कि हमने टिश्यू की डेफिनेशन के बारे में बात कर ली। अब बड़ा सा सवाल निकल के अपने पास ये आया कि ये टिश्यू जो था, ये टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं। चले बच्चे, सेल्स की स्ट्रक्चर की, उसमें सेल्स कैसी शेप की है, क्या स्ट्रक्चर है, सेल्स की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेसिस पे बात करके चलें तो ये टिश्यूज जो अपने पास है ये टोटल मिला के 4 टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के हैं। बात करते हैं, देखिएगा। सबसे पहली बात किया, सबसे पहला मेरे पास एपिथेलियम टिश्यू। बेटा ये एपिथेलियम टिश्यू जो होता है इसका मेन काम है बॉडी का कवरिंग एंड प्रोटेक्शन करना। क्या काम है, कवरिंग एंड प्रोटेक्शन करना। इसके अलावा ये फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन में भी हेल्प करने का काम करता है। तो बात जब भी करें, एपिथेलियम टिश्यू का काम क्या था, मेन काम था बॉडी की कवरिंग बनाना, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, फिल्ट्रेशन में भी हेल्प करता है एंड डिफ्यूजन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, दूसरा टिश्यू अपने पास है बेटा कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही पता चल रहा है ये बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज को आपस में लिंक करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, लिंक करने का काम करता है। प्लस अपने पास बोन्स एंड कार्टिलेज जिनका काम है वो हमारे बॉडी के स्केलेटन सिस्टम का फॉर्मेशन करना, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना, वो भी किसके पार्ट है, कनेक्टिव टिश्यू के। इसके अलावा ब्लड एंड लिम्फ जिनका काम है बॉडी में मेटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करना, वो भी क्या किसका पार्ट है, कनेक्टिव टिश्यू का। इसलिए हमने बोला कि कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम हुआ, टू कनेक्ट स्ट्रक्चर्स, बॉडी के टिश्यूज वगैरह कनेक्ट करना, प्रोवाइड सपोर्ट टू बॉडी, स्केलेटन सिस्टम यही काम करता है, एंड ट्रांसपोर्ट सबस्टेंसेस इन द बॉडी, ब्लड एंड लिम्फ का यही काम है। चले, तो एपिथेलियम का काम क्या था, अलग, कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, अलग। मैं तीसरा बात करता हूं मस्कुलर टिश्यू। बेटा मस्कुलर टिश्यू जो होता है उसका काम होता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। क्या काम होता है, मेनली मूवमेंट एंड लोकोमोशन का काम होता है। वो किसकी वजह से होता है, मसल्स की वजह से, क्योंकि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी प्रेजेंट है। चलो मैं आगे, तो यही काम अपन ने लिख रखा है। मस्कुलर के आगे हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड लोकोमोशन,
चौथा और अंतिम टिश्यू जो मेरे पास है वो है नर्वस टिश्यू। ये नर्वस टिश्यू जो होता है, इस नर्वस टिश्यू का काम है बॉडी में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना। क्या काम है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना। मतलब ये इंपल्स जो था उसको जनरेट भी कर सकता है एंड उसका कंडक्शन भी करता है। ये एबिलिटी किसमें? नर्वस टिश्यू में। कौन से टिश्यू में बेटा? नर्वस टिश्यू में। तो हमने बोला कि बॉडी में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट है एंड हर टिश्यू का क्या है? अलग अलग फंक्शन है। यहां पे बात करके चलूं तो ये नर्वस टिश्यू जो है ये लगभग टोटल बॉडी वेट का लगभग 10% पार्ट है। कितना परसेंट पार्ट है टोटल बॉडी वेट का? 10% पार्ट है। नेक्स्ट, ये मस्कुलर टिश्यू जो है ये टोटल बॉडी वेट का अप्रोक्स 40 to 50% पार्ट है। कितना पार्ट है? अप्रोक्स 40 to 50% पार्ट है। नेक्स्ट, ये कनेक्टिव टिश्यू जो है ये टोटल बॉडी वेट का अप्रोक्स 30 to 40% पार्ट है। कितना पार्ट है? अप्रोक्स 30 to 40% पार्ट है। नेक्स्ट, एपिथेलियम टिश्यू अगेन ये टोटल बॉडी वेट का अप्रोक्स 10% पार्ट है। कितना पार्ट है? अप्रोक्स 10%। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एपिथेलियम टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू जो होता है उसका बॉडी के वेट में कंट्रीब्यूशन जो होता है वो अप्रोक्स सेम है। कितना? 10%। कितना है बेटा? 10%। चलो मैं आगे। नेक्स्ट, अब यहां से बहुत बेहतरीन सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? वो पूछता है कि अपने पास 4 टाइप्स के टिश्यू है। आप ये बताइए कि इन 4 टाइप्स के टिश्यू में कौन से टिश्यूज की सेल्स जो थी उनमें डिवीजन की एबिलिटी सबसे ज्यादा होती है और कौन से टिश्यूज की सेल्स में डिवीजन की एबिलिटी सबसे कम होती है? बच्चे, डिवीजन की मैक्सिमम एबिलिटी प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है एपिथेलियम टिश्यू में। किस में प्रेजेंट होती है? एपिथेलियम टिश्यू में। और जिसकी सेल में डिवीजन की एबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसमें रीजनरेशन पावर भी उतनी ज्यादा होगी। हाँ कि ना? तो मैंने कहा ये वो टिश्यू था जिसमें रीजनरेशन पावर जो होती है वो होती है बेटा मैक्सिमम। रीजनरेशन पावर क्या होती है? मैक्सिमम। हाँ कि ना? सबसे कम रीजनरेशन पावर किसमें होगी? जिसकी सेल्स में डिवीजन की एबिलिटी सबसे कम होगी। और आपको पता है कि न्यूरॉन्स में सेंट्रियोल नहीं होता, इसलिए न्यूरॉन्स में डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती। इसलिए ये नर्वस टिश्यू है, इसमें रीजनरेशन पावर जो होती है वो होती बेटा मिनिमम। रीजनरेशन पावर क्या होती है? मिनिमम। चलो मैं आ गया। हाँ कि ना? अब इस चैप्टर में हम केवल 2 ही टाइप के टिश्यूज के बारे में बात करके चलेंगे। पहला एपिथेलियम टिश्यू के बारे में एंड दूसरा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करेंगे वो मसल्स वाले चैप्टर, मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाले चैप्टर में करेंगे। एंड नर्वस टिश्यू के बारे में जो बात करके चलेंगे वो बात करके चलेंगे बेटा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर के बारे में। मेरी बात क्लियर है? तो यहां पे हमें इन 2 पोर्शन के बारे में डिटेल में बात करनी है। तो अपनी बात शुरू करें। चले देखें। हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। कौन से टिश्यू के बारे में भैया? एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। ध्यान से देखना बच्चे, ये एपिथेलियम वर्ड है, इस एपिथेलियम वर्ड को 2 वर्ड से लिया गया है। पहला वर्ड है एपी। पहला वर्ड क्या है? एपी। एपी वर्ड का मतलब होता है अप ऑन। क्या मतलब होता है? अपॉन। नेक्स्ट, दूसरा वर्ड है थीलिया। इस थीलिया वर्ड का मतलब होता है ग्रोथ। इसका मतलब क्या हुआ कि एपिथेलियम जो है इस वर्ड का मतलब होता है अप ऑन ग्रोथ, मतलब किसी चीज के ऊपर ग्रोथ करना। तो मैं ये कहूं कि एपिथेलियम टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो किसी दूसरी स्ट्रक्चर के ऊपर ग्रोथ करता है। सवाल था कि सर वो दूसरी स्ट्रक्चर क्या है? बेटा, एपिथेलियम टिश्यू किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रोथ करता है। किसके ऊपर ग्रोथ करता है? किसी टिश्यू, दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रोथ करता है। इसीलिए इस एपिथेलियम टिश्यू को हमने नाम दिया एपिथेलियम टिश्यू, इसीलिए इसको एपिथेलियम टिश्यू नाम दिया। चलो मैं आगे। इसीलिए हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा क्या? ए टिश्यू विच ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू, इसीलिए इसको क्या बोल दिया? एपिथेलियम। क्या बोल दिया? एपिथेलियम। अब सवाल ये था कि सर ये बताइए हमें कि इस एपिथेलियम टिश्यू को किसी दूसरे टिश्यू पे ग्रोथ करने की जरूरत क्या थी? पहली बात।
दूसरी बात, वो दूसरा टिश्यू कौन सा था, जो अदर टिश्यू वर्ड यूज किया, वो अदर टिश्यू कौन सा था जिसके ऊपर एपिथेलियम टिश्यू ग्रोथ करेगा? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये अदर टिश्यू जिसके ऊपर एपिथेलियम टिश्यू ग्रोथ करता है, ये कोई और नहीं, ये अपने पास है कनेक्टिव टिश्यू। कौन से टिश्यू के ऊपर ग्रोथ करता है एपिथेलियम टिश्यू? एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रोथ करता है। क्यों बच्चे? उसकी एक वजह थी। क्या वजह थी? ये जो एपिथेलियम टिश्यू जो होता है, ये एपिथेलियम टिश्यू अपने पास जो है ये होता है बेटा नॉन वेस्क्यूलर। कैसा टिश्यू है? नॉन वेस्क्यूलर। मतलब ये हुआ कि एपिथेलियम टिश्यू में ब्लड का सर्कुलेशन प्रेजेंट नहीं होता, मतलब ब्लड की सप्लाई नहीं है, इसलिए हमने बोल दिया नॉन वेस्क्यूलर। अब एपिथेलियम टिश्यू में ब्लड की सप्लाई तो नहीं है, लेकिन एपिथेलियम टिश्यू की जो सेल्स है वो अलाइव सेल्स है, और उन अलाइव सेल्स को अपनी वाइटल एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए नरिशमेंट की जरूरत पड़ेगी, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, हाँ कि ना? तो वो न्यूट्रिएंट्स कहां से ले? तो एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स के लिए डिपेंड किस पे होता है? अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू पे। क्यों? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है वो हाईली वेस्क्यूलर होते हैं। कैसे होते हैं? हाईली वेस्क्यूलर। उनमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता है। इवन ब्लड भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। यस कि नो? तो कहने का मतलब यह हुआ कि एपिथेलियम टिश्यू कौन से टिश्यू पे ग्रोथ करता है? कनेक्टिव टिश्यू पे। क्यों? क्योंकि एपिथेलियम टिश्यू खुद कैसा होता है? नॉन वेस्क्यूलर। इसलिए वो नरिशमेंट के लिए किस पे डिपेंड किया? वो नरिशमेंट के लिए डिपेंड किया कनेक्टिव टिश्यू पर। चलो मैं आगे, नेक्स्ट। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अपने पास अगर यहां पे देखें तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा कि ये अपने पास ग्रीन वाला जो है ये अपने पास कनेक्टिव टिश्यू है। इस कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम टिश्यू के बीच में एक बहुत थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। हमने बोल दिया ये ब्लू वाली एक बहुत थिन मेम्ब्रेन है, और इस ब्लू वाली मेम्ब्रेन को ही हम बोल के चलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोल के चलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है एपिथेलियम टिश्यू की सेल्स। मैंने कहा ये पिंक वाला मेरे पास है, ये पिंक वाला मेरे पास है, ये मेरे पास है एपिथेलियम टिश्यू, जिसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया ईटी। हाँ कि ना? तो हमने बताया कि एपिथेलियम टिश्यू कौन से टिश्यूज के ऊपर ग्रोथ करता है? कनेक्टिव टिश्यू पे। क्यों? क्योंकि एपिथेलियम टिश्यू नॉन वेस्क्यूलर है, तो वो नरिशमेंट के लिए किस पे डिपेंडेंट? कनेक्टिव टिश्यू पे। मेरी बात क्लियर है? अब एपिथेलियम टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू के बीच एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसको क्या बोला मैंने? बेसमेंट मेम्ब्रेन। चलो अब अगला पॉइंट बहुत ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट है बच्चे। यहां पे डायग्राम में देख रहे हैं एपिथेलियम टिश्यू की ये सेल्स है, इनको बोलते हैं एपिथेलियल सेल्स। क्या बोलते हैं? एपिथेलियल सेल्स। और आप देख रहे हैं डायग्राम में ये एपिथेलियल सेल्स जो है ये यूनिफॉर्म लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है? लेयर की फॉर्म में। इन 4 टाइप्स के टिश्यू में एपिथेलियम टिश्यू इज ओनली टिश्यू जिसकी सेल्स लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। इसीलिए हमने ये लाइन लिखी कि एपिथेलियम टिश्यू इज ओनली टिश्यू इन विच सेल्स आर ऑलवेज अरेंज्ड इन यूनिफॉर्म लेयर्स। चले भैया, सवाल था सर, आपने बोला था कि टिश्यूज जो है, इन टिश्यूज का फॉर्मेशन जो होता है वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है। हाँ कि ना? और मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है, उन एनिमल्स में एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन है। जैसे ह्यूमन बीइंग में बनती है 3 जर्मिनल लेयर, जैसे स्पॉन्जेस होते हैं, सीलेंट्रेट्स होते हैं, टीनोफोर्स होते हैं, उनमें मिलती है 2 जर्मिनल लेयर्स। हाँ कि ना? तो हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करके चले तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमें कितनी जर्मिनल लेयर्स है? 3, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अब ये बताइए कि इन एपिथेलियम टिश्यूज का फॉर्मेशन कौन सी जर्मिनल लेयर से हुआ?
बेटा ये एपिथेलियम टिश्यू इन 4 टाइप्स के टिश्यूज में ओनली ऐसा टिश्यू है जिसका फॉर्मेशन ऑल 3 टाइप्स ऑफ जर्मिनल लेयर से होता है। मतलब एक्टोडर्म से भी बनता है, मेसोडर्म से बनता है और एंडोडर्म से बनता है। बॉडी के अलग अलग पार्ट में एपिथेलियम टिश्यू का फॉर्मेशन अलग अलग टाइप की जर्मिनल लेयर से होता है। इसीलिए मैंने ये लिखा क्या कि ओनली टिश्यू विच ओरिजिनेट फ्रॉम ऑल 3 जर्मिनल लेयर्स ऑफ एम्ब्रियो। तो जब भी पूछे कौन से टिश्यू का फॉर्मेशन तीनों की तीनों जर्मिनल लेयर से हुआ, तो आप आंसर क्या करोगे बेटा? एपिथेलियम टिश्यू। चलो मैं आगे, हां कि ना? कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखिए, मैंने कहा कि ये मेरे पास पिंक वाला एपिथेलियम टिश्यू है। इस एपिथेलियम टिश्यू में ये पिंक वाली सेल्स है, ये एपिथेलियल सेल है। अब देख रहे हो कि मान लीजिए ये एक सेल है और ये सेल ऐसे है, तो इस सेल का ये वाला जो पार्ट है ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन दैट इज कनेक्टिव टिश्यू के साइड है, कांटेक्ट में है बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू, हाँ कि ना? जबकि ये ऊपर वाली सरफेस, ये वाली सरफेस जो है ये किसी भी दूसरे टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं है, हाँ कि ना? तो इस टिश्यू की इस सरफेस को अपन बोल के चलते हैं बेटा फ्री सरफेस। क्या बोल के चलते हैं? फ्री सरफेस। एपिथेलियम टिश्यू की ये वाली जो सरफेस है, इस सरफेस को क्या बोल के चलते हैं? फ्री सरफेस। चले, जो किसी भी दूसरे टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं है। तो मैं ये कह दूं कि एपिथेलियम टिश्यू के पास फ्री सरफेस होगी, यस कि नो? लेकिन फ्री सरफेस तो केवल तब हो सकती है ना जब ये या तो सबसे बाहर वाले एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहे या किसी कैविटी की लाइनिंग में रहे, हाँ कि ना? तो यहीं से एनसीईआरटी ने एक लाइन निकाल के दी है। क्या निकाल के दिए? देखिएगा, देखिएगा, मैं बात करूंगा आगे उस लाइन के बारे में। सबसे पहले यहां पे देखिए, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। सेल्स आर कैसी है? कॉम्पैक्टली पैक्ड। क्यों? एपिथेलियम टिश्यू की 2 सेल्स जो होती है वो एक दूसरे के बहुत नजदीक प्रेजेंट होती है। मतलब उन सेल के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या होता है? बहुत कम। और मैंने ये कहा था कि इंटरसेल्यूलर स्पेस ही वो जगह है जहां पे मैट्रिक्स, ग्राउंड सबस्टेंसेस या इंटरसेल्यूलर सबस्टेंसेस भरा होता है। जब सेल्स के बीच इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत कम, तो बताओ उसमें इंटरसेल्यूलर फ्लूइड या मैट्रिक्स जो होगा वो भी क्या होगा? बहुत कम। इसीलिए एनसीईआरटी ने लाइन लिखी। क्या लिखा? कि एपिथेलियम टिश्यू की सेल्स है कॉम्पैक्टली पैक्ड। इसका मतलब उन सेल्स के बीच इंटरसेल्यूलर स्पेस जो होता है वो क्या होता है? वो स्पेस होता है बहुत कम। और जब स्पेस बहुत कम हुआ, इसी वजह से वहां पे इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स जो था वो भी क्या होगा? लिटिल, वर्ड पे ध्यान देना, लिटिल, वो भी क्या होगा? बहुत कम। चले, हाँ कि ना? नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी की लाइन है, ये एपिथेलियम टिश्यू जो होता है ये बॉडी के किसी ऑर्गन की कवरिंग और लाइनिंग का फॉर्मेशन करता है। ध्यान रखना, सम पार्ट्स, वर्ड पे ध्यान देना, क्या देखना? सम पार्ट्स। अगर स्टेटमेंट में दे कि एपिथेलियम टिश्यू ऑलवेज फॉर्म्स कवरिंग और लाइनिंग ऑफ बॉडी पार्ट, तो ऑल पार्ट्स। तो ध्यान रखना ये बात क्या हो जाएगी? गलत। ये ऑल पार्ट्स की कवरिंग फॉर्मेशन नहीं करता, ये सम पार्ट्स की कवरिंग का फॉर्मेशन करता है। कौन से पार्ट की कवरिंग? कौन से पार्ट की कवरिंग? मैंने बोला सम पार्ट्स, मतलब कुछ एक ऐसे भी पार्ट्स हैं जिनकी कवरिंग और लाइनिंग में एपिथेलियम टिश्यू का रोल नहीं है। मेरी बात क्लियर है? चलूं मैं आगे, यस कि नो? तो ध्यान रखिएगा ये लाइन, वहां पे वर्ड क्या आना चाहिए? सम पार्ट्स। अगर ऑल पार्ट्स दे दिया तो बात क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलूं मैं आगे, नेक्स्ट। अब मैंने कहा था कि एपिथेलियम टिश्यू के पास क्या है? फ्री सरफेस। वो ही लाइन आ गई। ये क्या कह रहा है? दिस टिश्यू है जो फ्री सरफेस वो जो किसी भी दूसरे टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं है। तो अगर वो फ्री सरफेस है तो वो किसके कांटेक्ट में होगी? वो या तो बॉडी के फ्लूइड के कांटेक्ट में होगी। कब? अगर वो फ्री सरफेस किसी बॉडी कैविटी की साइड प्रेजेंट है, मान लीजिए ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट है एपिथेलियम टिश्यू, या सीलोम की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट है, तो किसके कांटेक्ट में होगी? बॉडी के फ्लूइड के कांटेक्ट में होगी। या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आउटसाइड एनवायरनमेंट, जैसे हमारी ये एपिडर्मिस की सब एपिडर्मिस
ये डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में, बाहर वाले एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। तो ध्यान रखिएगा कि एपिथेलियम टिश्यू के पास फ्री सरफेस है, वो या तो बॉडी के फ्लूइड के कांटेक्ट में है या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। चलो मैं आगे अंतिम पॉइंट पे चलता हूं। बच्चे अगर हम बात करके चले क्यूबोइडल सेल्स एंड दूसरी कॉलमनर सेल्स के बारे में, हमने क्या देखा कि एपिथेलियम टिश्यू की ये क्यूबोइडल सेल एंड कॉलमनर सेल जो होती है, इनकी फ्री सरफेस जो होती है, उन फ्री सरफेस पे कोई ना कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकती है, जैसे माइक्रोविलाई और सीलिया ये प्रेजेंट हो सकते हैं। अब ये प्रेजेंट होंगे तो ये क्या काम करेंगे, मैं ये अगली स्लाइड्स में बात करूंगा। अभी आपको याद रखना ये लाइन क्या, कि फ्री सरफेस ऑफ क्यूबोइडल एंड कॉलमनर सेल्स में है, वर्ड पे ध्यान देना, ऑलवेज प्रेजेंट नहीं होते, में है, कुछ जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ पे प्रेजेंट नहीं होते। क्या, माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट हो सकते हैं और सीलिया भी प्रेजेंट हो सकते हैं, हाँ कि ना। जहां पे माइक्रोविलाई होगा उसका काम होगा सरफेस एरिया बढ़ाना ताकि मटेरियल का ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके, और जहां पे सीलिया प्रेजेंट होगा वहां पे क्या काम होगा, जहां पे सीलिया प्रेजेंट होगा वहां पे काम होगा मटेरियल का कंडक्शन करना, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना, मेनली पार्टिकल्स और म्यूकस का। मेरी बात क्लियर है? चले तो ये वाली स्लाइड आप नोट कीजिए प्लीज। चले अपन आगे देखिएगा। अब बच्चे हमने यहां पे बात किया था कि एपिथेलियम टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू के बीच में एक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और उस थिन मेम्ब्रेन को नाम हमने दिया था बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया था? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब सवाल था कि अपने पास ये वाली जो है, डायग्राम में आप देख सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू इसके ऊपर प्रेजेंट है पिंक कलर का एपिथेलियम टिश्यू, और ये मेरे पास क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब सवाल ये था कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच कहां से आई। तो बेटा आप डायग्राम में क्लियरली देख रहे हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में टोटल 2 लेयर है, एक तो ग्रीन कलर की लेयर जो एपिथेलियम टिश्यू की साइड प्रेजेंट है, एक ब्लू कलर की लेयर जो कनेक्टिव टिश्यू की साइड प्रेजेंट है। ये जो ग्रीन कलर वाली लेयर है इसको अपन बोलते हैं बेटा बेसल लेमिना, इसको बोलते हैं बेसल लेमिना। एंड ये जो मेरे पास ब्लू कलर वाली लेयर है इसको अपन बोलते हैं फाइब्रस लेमिना, इसको हम बोलते हैं फाइब्रस लेमिना। ये बेसल लेमिना वाली लेयर है, इसका सिक्रीशन किया जाता है, वो करता है एपिथेलियम टिश्यू। कौन सिक्रेट करता है? एपिथेलियम टिश्यू। मैंने बोला इसका सिक्रीशन किसने किया? सिक्रेटेड बाय ईटी, दैट इज एपिथेलियम टिश्यू ने किया। एंड इस मेम्ब्रेन का बेसल लेमिना वाले पार्ट का फॉर्मेशन होता है, वो होता है ग्लाइकोप्रोटीन से। किससे होता है? ग्लाइकोप्रोटीन से। तो मैंने यहां लिख दिया मेड अप ऑफ, शॉर्ट में लिख दिया किससे? ग्लाइकोप्रोटीन। किससे बनी है? ग्लाइकोप्रोटीन से। दूसरी लेयर जो है अपने पास, वो अपने पास है बेटा फाइब्रस लेमिना। ये फाइब्रस लेमिना किसकी साइड प्रेजेंट है? कनेक्टिव टिश्यू की साइड। इसलिए हमने बोला सिक्रीशन किसने किया? सिक्रेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। बेसल लेमिना एपिथेलियम टिश्यू की साइड प्रेजेंट था, इसलिए किसने सिक्रेट किया? एपिथेलियम टिश्यू ने। ये किसने सिक्रेट किया? फाइब्रस लेमिना कनेक्टिव टिश्यू में। नाम से पता चल रहा है फाइब्रस, मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। तो इसका फॉर्मेशन 2 चीजों से होता है। कौन कौन सी चीज? मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो है अपने पास, ये एक मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या है? एक मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है, और ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है, ये ही कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स का।
तो जब भी अपने से पूछे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किसने किया, तो आप कहोगे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, इसकी एक लेयर बनाई एपिथेलियम टिश्यू ने एंड दूसरी बनाई कनेक्टिव टिश्यू ने, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन का सिक्रीशन दोनों ही टिश्यू ने किया। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एक नॉन लिविंग लेयर है, थिन एंड कैसी है, नॉन लिविंग लेयर है। इस लेयर में सेल्स कंप्लीटली एब्सेंट है, इसलिए हमने बोल दिया ए सेल्यूलर या नॉन सेल्यूलर है। बट ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हाईली परमिएबल है, इसी वजह से कनेक्टिव टिश्यू से न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिफ्यूज होके कहां चले जाते हैं, एपिथेलियम टिश्यू में। इसीलिए यहां पे वर्ड लिखा, ये कैसी है, हाईली परमिएबल मेम्ब्रेन है। यस कि नो? तो ध्यान रखना, बेसमेंट मेम्ब्रेन का सिक्रीशन दोनों टिश्यू से होता है, एपिथेलियम से भी और कनेक्टिव टिश्यू से भी। ये थिन एंड नॉन लिविंग है, नॉन सेल्यूलर है एंड हाईली परमिएबल मेम्ब्रेन है। मेरी बात क्लियर है? नोट कीजिए प्लीज। चले अपन आगे, नेक्स्ट देखिएगा। अब सवाल था, यहां पे अपन बात कर रहे थे सेल जंक्शंस के बारे में। तो सेल जंक्शंस में अपने पास 3 टाइप के क्वेश्चंस निकल के आते हैं। सबसे पहला, सर पहले तो ये बताइए कि सेल जंक्शंस कौन से टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन सेल जंक्शंस जो है इनका क्या काम है। तीसरी बात, ये सेल जंक्शंस जो होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। चलिए मैं बिल्कुल एनसीईआरटी के बेसिस पे बात करके चलता हूं। बेटा एनसीईआरटी ने क्लियरली लिख रखा है कि सेल जंक्शन जो होते हैं वो हमारी बॉडी के नियरली ऑल टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। नियरली ऑल टिश्यूज में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल जंक्शंस। इसीलिए लिखा कि इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज क्या प्रेजेंट है, सेल जंक्शंस प्रेजेंट है। सवाल था कि इन सेल जंक्शंस का क्या काम है। बेटा टिश्यू जो होता है उस टिश्यू में बहुत सारी सेल्स होती है। क्या होती है, बहुत सारी सेल्स, हाँ कि ना। तो ये सेल जंक्शंस जो होते हैं ये उन सेल्स के बीच स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बनाने का काम करते हैं। टिश्यूज की सेल्स के बीच क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक। ये लिंक जो होते हैं ये दोनों सेल्स के बीच मेटेरियल के एक्सचेंज कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं एंड सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। चलो मैं आगे, इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है, ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना, एनसीईआरटी की लाइन है, इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। कि टिश्यू की सेल्स के बीच स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बनाने का काम कौन करते हैं, सेल जंक्शंस। और नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज में क्या होते हैं, प्रेजेंट, हाँ कि ना। अब सवाल ये था कि सर ये कितने टाइप के हैं। बेटा एनसीईआरटी ने ये भी क्लियर लिख के दिया है कि सेल जंक्शन कितने टाइप के जंक्शंस हैं, 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के सेल जंक्शन जो होते हैं वो एपिथेलियम टिश्यू एंड अदर टिश्यूज में प्रेजेंट है। कौन से टिश्यूज में, एपिथेलियम टिश्यू में एंड अदर टिश्यूज में 3 टाइप्स के सेल जंक्शंस प्रेजेंट है। चले, हाँ कि ना। बट मैक्सिमम सेल जंक्शन जो प्रेजेंट होते हैं वो कौन से टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू में। जब भी बात करके चले कि सेल जंक्शंस आर फाउंड इन एपिथेलियम टिश्यू ओनली, तो स्टेटमेंट क्या हुआ, रॉन्ग। वो कहे कि मैक्सिमम सेल जंक्शंस आर फाउंड इन एपिथेलियम टिश्यू, तो बात क्या हुई, सही। चले, वो कहे कि ऑल टिश्यूज हैव सेल जंक्शंस, तो भी बात क्या हुई, गलत। क्या लिखना है यहाँ पे, नियरली ऑल, मतलब ऑलमोस्ट ऑल टिश्यूज में सेल जंक्शंस क्या होते हैं, प्रेजेंट। बोलो बात ठीक है। चलो मैं आगे। अब उन सेल जंक्शन में सबसे पहला सेल जंक्शन है वो मेरे पास है बेटा टाइट जंक्शन। सबसे पहला कौन सा जंक्शन है, टाइट जंक्शन। बात करते हैं ये टाइट जंक्शन क्या है। देखिएगा बच्चे, हमने मान लिया ये मेरे पास कोई टिश्यू है, इस एपिथेलियम टिश्यू की 2 सेल्स लेंगे। हमने बोला इन सेल का एक एंड किसके कांटेक्ट में, बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में, उसको हमने बोल दिया बेसल पार्ट या बेसल एंड। और ये ऊपर वाला एंड जो है ये किसी भी दूसरे टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं है, इसको बोल दिया फ्री सरफेस, दैट इज एंटीरियर एंड। हमने क्या देखा, इस टाइट जंक्शन वाले केस में 2 एडजेसेंट सेल्स नेबरहुड सेल्स के एंटीरियर जो अपने पास एंड थे,
या अपेक्स वाला पार्ट था, उस अपेक्स वाले पार्ट की सेल मेम्ब्रेन जो थी वो प्रोटीन के थ्रू एक दूसरे से क्या हो गई, फ्यूज। एंटीरियर एंड पे सेल मेम्ब्रेन जो थी वो प्रोटीन की वजह से क्या होगी, फ्यूज। और एंटीरियर एंड की सेल मेम्ब्रेन के फ्यूजन की वजह से दो सेल्स के बीच जो जंक्शन बना, इस जंक्शन को ही हमने कह दिया बेटा टाइट जंक्शन। इस जंक्शन को क्या बोल दिया, टाइट जंक्शन। इसीलिए एनसीईआरटी ने लाइन लिखी क्लियरली कि टाइट जंक्शन क्या काम करता है, टाइट जंक्शन इस टिश्यू से टिश्यू फ्लूइड की, मटेरियल की, सब्सटेंसेस की लीकेजिंग को रोकने का काम करता है। इसीलिए क्लियरली लाइन है एनसीईआरटी की, टाइट जंक्शन में लिख रहा है हेल्प्स टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, कि टिश्यू से मैट्रिक्स और मैं बोलूं सब्सटेंसेस की लीकेजिंग को प्रिवेंट करने का काम करता है। कौन सा जंक्शन, टाइट जंक्शन। और टाइट जंक्शन में नेबरहुड सेल की सेल मेम्ब्रेन जो थी वो एंटीरियर एंड से अपेक्स वाले पार्ट से क्या हो जाती है, फ्यूज। किसकी वजह से, ड्यू टू प्रोटीन्स। चले भैया बना गए, यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है। स्लाइड को नोट कीजिए। चलो भैया मैं आगे नेक्स्ट दूसरा देख। दूसरा जो जंक्शन है उसको बोलते हैं एडहेरिंग जंक्शन। बेटा ये एडहेरिंग जंक्शन जो होता है ये दो एडजेसेंट सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट। तो मैंने बोल दिया ये क्या करता है, प्रोवाइड्स सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करने का काम करता है, दो नेबरहुड सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। मतलब ये दोनों सेल्स के बीच एक सीमेंटिंग मेटेरियल का काम करता है जिससे दोनों की दोनों सेल्स साथ साथ रहे, एक दूसरे को स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करे। इसीलिए ये जो एडहेरिंग जंक्शन है, इस एडहेरिंग जंक्शन को ही बोला जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट जंक्शन। जब भी बोले कि स्ट्रॉन्गेस्ट जंक्शन कौन सा है तीनों में, तो आप बोलोगे एडहेरिंग जंक्शन ये स्ट्रॉन्गेस्ट जंक्शन है। चलो मैं आगे। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा, एनसीईआरटी लिखा एडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। तो मैंने भी ये तो बोला ये दो एडजेसेंट सेल नेबरहुड सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि वो दोनों सेल एक दूसरे को स्ट्रक्चरल सपोर्ट कर पाए, इसलिए हमने इसको कहा स्ट्रॉन्गेस्ट जंक्शन। तीसरा जंक्शन एनसीईआरटी के हिसाब से बात करके चले तो यहां तीसरा जंक्शन अपने पास है बेटा गैप जंक्शन। गैप जंक्शन, इस गैप जंक्शन में क्या हुआ, हमने मान लिया कि अपने पास एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये दो सेल्स है। ये दो नेबरहुड सेल्स जो है, इन दो नेबरहुड सेल्स के बीच एक कनेक्शन होता है, दैट इज ट्यूबुलर कनेक्शन। कैसा कनेक्शन है, ट्यूबुलर कनेक्शन, जिसको अपन बोल देते हैं इंटरसेल्यूलर कनेक्शन। इंटरसेल्युलर कनेक्शन। इस इंटरसेल्युलर कनेक्शन से क्या हुआ, इस इंटरसेल्युलर कनेक्शन से हुआ कि इस सेल का मटेरियल इस ट्यूब्यूल से होके इस वाली सेल में जा सकता है, और इस सेल का मटेरियल जो था वो मटेरियल इस ट्यूब्यूल से होके इस सेल में आ सकता है। हाँ कि ना, मतलब ये दो एडजेसेंट सेल्स का साइटोप्लाज्म इस ट्यूब्यूल की हेल्प से एक दूसरे के कांटेक्ट में होता है। मतलब ये मटेरियल का डायरेक्टली एक्सचेंज कर सकती है। मतलब इस सेल में अगर कोई चेंज होगा तो वो तुरंत के तुरंत इस सेल को पता चल जाएगा। यस कि नो, हाँ कि ना। तो मटेरियल का फास्टेस्ट एक्सचेंज होगा, फास्टेस्ट कम्युनिकेशन होगा, वो कौन से जंक्शन में होगा, गैप जंक्शन में। इसीलिए हमने बोला ये ऐसा था जिसमें क्या होता है, फास्टेस्ट कम्युनिकेशन होता है। फास्टेस्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। हाँ कि ना। अब बच्चे यहां से मैंने कहा इस सेल से मटेरियल इस सेल में जा सकता है और इस सेल का मटेरियल इस सेल में आ सकता है। हाँ कि ना। अब कौन सा मटेरियल आएगा, केवल वही तो मटेरियल आएगा जो इस ट्यूब्यूल के थ्रू इजीली पास हो सकता है। ऐसा मटेरियल थोड़ी आ सकता है जिसका साइज इस ट्यूब्यूल से बड़ा हो, बताओ आ सकता है क्या? बड़े साइज का मटेरियल नहीं आ सकता। तो ध्यान रखना, इस ट्यूब्यूल्स की से होते हुए
होते हुए आयंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एंड समटाइम वर्ड ध्यान देना, समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होता है। मतलब अगर वो यहां लिख दे कि ऑलवेज बिग मॉलिक्यूल्स का होता है तो बात क्या होगी? गलत, क्योंकि इस ट्यूब्यूल की ल्यूमन का साइज बहुत छोटा है। बिग मॉलिक्यूल्स यहां से यहां क्रॉस करके जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इसीलिए वर्ड क्या लिखा? समटाइम्स। मेरी बात क्लियर है? चलिए एनसीईआरटी क्या कहती है अपन पढ़ के देखते हैं। ये क्या कह रही है गैप जंक्शन में? फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। हमने ये तो कहा कि दोनों की दोनों सेल्स का साइटोप्लाज्म एक दूसरे के कांटेक्ट में थ्रू ट्यूब्यूल, दैट इज गैप जंक्शन। हाँ कि ना? नेक्स्ट, फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम बिग मॉलिक्यूल्स। हाँ कि ना? क्योंकि ट्यूब्यूल की ल्यूमन का साइज है बहुत छोटा, तो बिग मॉलिक्यूल के जाने की प्रोबेबिलिटी है बहुत कम, इसीलिए लिखा समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। चले भैया बना के, यहां तक की बात क्लियर है। अब मैं एक और जंक्शन के बारे में बात करता हूं जिसको अपन बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। चले, ये इंटरडिजिटेशन वाला एनसीईआरटी ने नहीं दिया। इसमें क्या होता है देखिए, हमने बोला मान लीजिए मेरे पास ये एक सेल है, दूसरी सेल है नेबरहुड सेल ये है। इस सेल से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले, ये लीजिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले, इस सेल से भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले, और ये दोनों के दोनों सेल्स के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक दूसरे में से फिक्स हो गए। तो सेल्स के ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो थे, इन दोनों के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के मिलने की वजह से दोनों सेल्स के बीच जो ये जंक्शन बना, इस जंक्शन को क्या बोलते हैं? इंटरडिजिटेशन। क्या बोलते हैं? इंटरडिजिटेशन। चले, ये मोस्टली ट्रांजिशनल एपिथेलियम में प्रेजेंट होता है, और ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। एनसीईआरटी में ऊपर वाले 3 ही गिवन है, इसीलिए ध्यान रहे ऊपर वाले 3 को ढंग से लर्न करना है। चलो भैया मैं आगे, मेरी यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है? आगे चले तो देखें, हम बात करते हैं अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में। बच्चे एपिथेलियम टिश्यू जो है, उस एपिथेलियम टिश्यू को ब्रॉडली हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है। सबसे पहला है मेरे पास, वो अपने पास है सिंपल एपिथेलियम, एंड दूसरा है मेरे पास कंपाउंड एपिथेलियम। बेटा सिंपल एपिथेलियम वो जिसमें सेल्स की एक सिंगल लेयर प्रेजेंट हो। कितनी लेयर प्रेजेंट हो? सिंगल लेयर, इसलिए मैंने लिखा है मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। एंड कंपाउंड एपिथेलियम वो जिसमें सेल्स की मेनी लेयर, मतलब 2 और मोर लेयर्स प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। इसीलिए मैंने लिखा है मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स। चले भैया अपना आगे, मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल था कि सर इस सिंपल एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या है? बेटा ये सिंपल एपिथेलियम जो था, इसका काम है मेनली कवरिंग का और लाइनिंग के फॉर्मेशन का। किसका? कवरिंग और लाइनिंग के फॉर्मेशन का। मतलब ये सिंपल एपिथेलियम को जनरली बॉडी कैविटीज की लाइनिंग में देख सकते हो, जिसको आप बोलते हो मेसोथेलियम, सीलम की लाइनिंग में। ब्लड वेसल्स और नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स जो थी, उनकी लाइनिंग में भी आप इसको देख सकते हो। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि सिंपल एपिथेलियम कहां प्रेजेंट? फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, डक्ट्स एंड ट्यूब्यूल्स। चले पर आगे, कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड होता है। मतलब ये जहां पे भी होगा वहां पे एक थिक लेयर का फॉर्मेशन होगा, और वो थिक लेयर का मेन काम है बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जैसे हमारी स्किन जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसीलिए मैंने बोला कि ये क्या काम करती है? इसका परफॉर्म्स प्रोटेक्टिव फंक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। चले, अब इस सिंपल एपिथेलियम को हमने सेल की शेप के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल हमने इसको क्लासिफाइड कर दिया। चले, कि शेप कैसे थी। चले, सबसे पहला है मेरे पास सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, दूसरा है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम,
तीसरा है सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम, और ये दोनों के दोनों सिंपल सीलिएटेड एंड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड वाले, ये दोनों के दोनों इनके ही मॉडिफिकेशंस है। किनके? ये दोनों के दोनों मॉडिफिकेशन है बेटा, किस किस के? क्यूबोइडल और कोलुमनर एपिथेलियम के मॉडिफिकेशंस है ये। चलो मैं आगे। तो कहने का मतलब कि सिंपल एपिथेलियम जो थी उसमें सेल की शेप तो तीन ही टाइप की हो सकती है, या तो स्क्वेमस दैट इज फ्लैट सेल, या क्यूबोइडल दैट इज क्यूब लाइक सेल, या कॉलमनर दैट इज पिलर लाइक सेल। यस कि नो? ये दोनों क्या है? मॉडिफिकेशंस। चले तो ये चार नाम 1 2 3 एंड 4 ये तो एनसीईआरटी ने गिवन है, और ये पांचवें वाला एनसीईआरटी ने डिस्कस नहीं कर रखा, फिर भी मैंने अलग से हेडिंग डाल के पांचवी इसको कंसीडर कर लिया है। चारों एनसीईआरटी वाले प्लस पांचवा ये। चले अपन आगे। नेक्स्ट, कंपाउंड एपिथेलियम को दो टाइप में अपन पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड दूसरा पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। चले भैया, आप चाहे तो ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं। हाँ जी, चलो मैं देखिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल एपिथेलियम का सबसे पहला पोर्शन, दैट इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। देखिए ध्यान से, सिंपल एपिथेलियम का सबसे पहला पोर्शन दैट इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। हाँ कि ना? मैंने कहा वर्ड आ गया सिंपल। सिंपल वर्ड का मतलब सेल्स की कितनी लेयर? सिंगल लेयर। दूसरा वर्ड है स्क्वेमस। स्क्वेमस का मतलब उसके अंदर सेल प्रेजेंट होगी। वो कैसी सेल्स होगी? फ्लैट सेल्स। और फ्लैट सेल्स कौन सी सेल्स? वो सेल्स जिनकी लेंथ तो होती है बहुत कम और विड्थ होती है बहुत ज्यादा। ऐसी सेल्स को ही अपन बोलते हैं फ्लैट सेल्स। क्या बोलते हैं? फ्लैट सेल्स। यस कि नो? हाँ कि ना? चलो मैं आगे। अब ध्यान रखना, एनसीईआरटी ने क्लियर लाइन लिख रखी फर्स्ट वाली। क्या बोल रखा है कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये फ्लैट सेल्स की कितनी लेयर से बना हुआ है? सिंगल लेयर से। और वो जो लेयर है उस लेयर की थिकनेस है बहुत कम, इसीलिए बोला कि थिन लेयर। वो लेयर कैसी है? बहुत थिन। हाँ कि ना? एंड उस लेयर का जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर कैसा है? वो बॉर्डर, वो बाउंड्री है, वो है इर्रेगुलर। कैसी बाउंड्री है? इर्रेगुलर। चले भैया बना के। तो ध्यान रखना, जब भी बात करके चले सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में, तो ध्यान रखना सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में फ्लैट सेल की कितनी लेयर? सिंगल लेयर। और उस लेयर की थिकनेस बहुत ही कम, इसलिए मैंने बोला थिन लेयर। तीसरी बात, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जहां पे भी होगा वहां पे बाउंड्री कैसी बनेगी? इर्रेगुलर बाउंड्री बनेगी। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? चलिए मैं डायग्राम में दिखाता हूं। बेटा ये मेरे पास एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। यहां पे देख रहे हैं ये येलो कलर की सेल्स जो है ये मेरे पास फ्लैट सेल्स है। कैसी सेल्स है? फ्लैट सेल्स है। चले, अगर बच्चे इन फ्लैट सेल्स को देख रहे हैं तो ये फ्लैट सेल हमें कैसी दिखाई दे रही है? इन फ्लैट सेल हमें अपीयर हो रही है टाइल्स लाइक। अपीयरेंस कैसी हो रही है? ये अपने को टाइल्स लाइक अपीयरेंस दे रही है। बच्चे फ्लैट सेल स्क्वेमस सेल की टाइल लाइक अपीयरेंस दिखाई देती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पेवमेंट एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? पेवमेंट एपिथेलियम। जब भी कहे पेवमेंट एपिथेलियम, कौन सी एपिथेलियम को बोलते हैं? तो आप कहोगे पेवमेंट एपिथेलियम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम को? क्योंकि उसकी सेल ट्रांसवर्स सेक्शन में किसकी तरह दिखाई देती है? फ्लोर की टाइल्स की तरह, टाइल्स ऑफ फ्लोर लाइक अपीयरेंस दिखाई दे रही है, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया? पेवमेंट एपिथेलियम। चले, हाँ कि ना? लेकिन अगर हम ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग में देखें या फिर सीलोम की इनर लाइनिंग में देखें तो ये वेव लाइक अपीयरेंस देती है। कैसे देती है? वेव लाइक अपीयरेंस।
इन इनर लाइनिंग ऑफ सीलोम और ब्लड वेसल्स। सीलोम और ब्लड वेसल्स में कैसे देती है? वेव लाइक अपीयरेंस देती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं टेसिलेटेड एपिथेलियम। इसको क्या बोलते हैं? टेसिलेटेड एपिथेलियम। तो दो वर्ड याद रखना है। पेवमेंट एपिथेलियम कौन सा? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि टाइल्स लाइक अपीयरेंस देता है ट्रांसवर्स सेक्शन में। जब भी बोले टेसिलेटेड एपिथेलियम कौन सा, बोलोगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग में देखें, सीलोम की इनर लाइनिंग में देखें तो कैसा देता है? वेव लाइक अपीयरेंस। यस कि नो? चले देखिए, अपन वापस मूव करते हैं। यहां पे अपन ने बोला है, सेकंड वाले पॉइंट को देखिएगा। हमने बोला इट इज ऑल्सो नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम। क्यों बोला? क्योंकि कैसी देता है? टाइल्स लाइक अपीयरेंस। इसी को हमने बोला टेसिलेटेड एपिथेलियम। क्यों बोला? क्योंकि वेव लाइक अपीयरेंस देता है। चले नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। बेटा ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। इस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के हमने मेनली जो फंक्शंस देखे वो दो फंक्शंस है जो क्लियरली एनसीईआरटी ने गिवन है। पहला फंक्शन दिया हुआ है फिल्ट्रेशन। कौन सा दिया गया है? फिल्ट्रेशन। एंड दूसरा दे रखा है डिफ्यूजन। मैं दोनों पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, देखिएगा। बेटा हम बात करके चले तो ब्लड कैपिलरीज जो होती है, उस ब्लड कैपिलरीज की वॉल का फॉर्मेशन जो होता है वो एंडोथेलियम से होता है, इनर मोस्ट लेयर का, जिसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा। उसी से बनी है कैपिलरीज की वॉल। तो वो कैपिलरीज की वॉल जो होती है उसमें बहुत फाइन अपर्चर होते हैं, जिनको बोलते जिन अपर्चर होते बहुत फाइन, और उन बहुत फाइन अपर्चर जो होते हैं उन्हीं में से मेटेरियल फिल्टर होके बाहर निकलता रहता है। सिमिलरली ग्लोमेरुलस में ब्लड कैपिलरीज जो होती है उनका क्लस्टर होता है, उसी से तो बना है ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस में भी ब्लड का पार्ट फिल्टर होके बाहर निकलता रहता है, जिसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। तो कहने का मतलब फिल्ट्रेशन में हेल्प कर दी। दूसरा एल्वियोलाई ऑफ लंग्स जो होते हैं, उस एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, और वो एल्वियोलाई ऑफ लंग्स जो होते हैं वो ही गैसेस एक्सचेंज करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं बिटवीन ब्लड एंड लंग्स। इसलिए हमने बोला मेन काम यहां पे होगा डिफ्यूजन। चलो मैं आगे, यस कि नो? तो अब हमसे पूछे कि बताओ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो है उसके कितने फंक्शन? एनसीईआरटी ने दो दे रखे हैं, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। सवाल पूछेगा बताओ एग्जांपल, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट है? अभी अपन ने बोला सबसे पहले तो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, जहां पे इसको टेसिलेटेड एपिथेलियम बोलते हैं। कवरिंग और लाइनिंग ऑफ सीलोम में प्रेजेंट है। सीलोम की कवरिंग में प्रेजेंट है, लाइनिंग में प्रेजेंट है, जहां पे इसको मेसोथेलियम बोला, मतलब टेसिलेटेड एपिथेलियम में काउंट किया। नेक्स्ट एयर सैक्स ऑफ लंग्स, लंग्स के एयर सैक्स को ही तो बोलते हैं एल्वियोलाई ऑफ लंग, एल्वियोलाई ऑफ लंग में प्रेजेंट है। नेक्स्ट नेफ्रॉन जो होता है उसका कप लाइक पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट, दैट इज बोमन्स कैप्सूल। उस बोमन्स कैप्सूल में भी कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट है। यहां पे कवरिंग की जगह वर्ड कर लेना बेटा लाइनिंग, लाइनिंग वाला वर्ड ज्यादा सुटेबल वर्ड है, लाइनिंग ऑफ सीलोम। चले भैया मैं आगे, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? आप इस स्लाइड को उतारिए। चले इस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का ये डायग्राम क्लियरली एनसीईआरटी में गिवन है, आपने देख लिया होगा। चलो मैं आगे मूव करता हूं, देखिएगा। अगला मेरे पास है दूसरा सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। बेटा मैंने बोला वर्ड है सिंपल, सिंपल का मतलब कितनी लेयर्स ऑफ सेल? सिंगल लेयर ऑफ सेल है, हाँ कि ना? दूसरा है क्यूबोइडल, मतलब सेल्स की शेप कैसी है? क्यूब लाइक। इसीलिए पहला पॉइंट एनसीईआरटी लिखा कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। कैसी सेल्स से?
क्यूब लाइक सेल से है। अगर सेल क्यूब लाइक है तो क्यूब लाइक सेल वो होती है जिसकी लेंथ इज इक्वल टू क्या हो, विड्थ। उस सेल को क्या बोलते हैं, क्यूब लाइक सेल्स। चले यहां पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस डायग्राम में ये जो येलो कलर की सेल्स है ये मेरे पास क्यूब लाइक सेल्स है जिनकी लेंथ एंड विड्थ दोनों क्या है, इक्वल है। एंड इन सेल्स में राउंडेड न्यूक्लियस सेल के सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट है। यस कि नो? अब बेटा ये जो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम है इसी का दूसरा नाम है, इसी को बोल देते हैं अपन जर्मिनल एपिथेलियम। ध्यान रखना, जब भी कहे विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियम इज नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम तो क्या बोलोगे, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। अब सवाल ये था कि इसको जर्मिनल एपिथेलियम क्यों बोला। वो इसलिए बोला कि ये सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम जो होती है ये हमारे गोनाड्स में मतलब ओवरी एंड टेस्टिस में प्रेजेंट है। एंड वहां पे गैमेट का फॉर्मेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फीमेल में एग का और मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसीलिए इसको क्या बोला, जर्मिनल एपिथेलियम। क्या लिखा है, यही बात मैंने लिखी, देखिएगा। दिस एपिथेलियम इज ऑल्सो कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम बिकॉज इन गोनाड्स दैट इज टेस्टिस एंड ओवरी क्यूबोइडल सेल्स डिवाइड टू फॉर्म एग एंड स्पर्म। चलो भैया मैं आगे, यस कि नो, हाँ कि ना। अब सवाल था कि सर पहले तो बात ये होगी कि हमारे गोनाड्स में प्रेजेंट होती है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, इसके अलावा और कौन सी जगह है फेमस जहां पे ये एपिथेलियम प्रेजेंट है। चलिए मैं एग्जांपल्स के बारे में बात करता हूं। आपने इतना सा पोर्शन उतार लिया, चले देखिएगा। हमसे पूछे कि बताओ इस एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या है। बेटा इस एपिथेलियम के दो मेन फंक्शन है। पहला फंक्शन है सिक्रीशन एंड दूसरा फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। पहला फंक्शन है सिक्रीशन एंड दूसरा फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। क्यों? हमारी बॉडी की मोस्टली जो ग्लैंड्स है उन ग्लैंड्स का फॉर्मेशन जो होता है वो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम से होता है और ग्लैंड का काम है मटेरियल का सिक्रीशन करना, पहली बात। दूसरा, हमारे नेफ्रॉन के पीसीटी वाले पार्ट में सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है और ये क्यूबोइडल एपिथेलियम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में से 70 to 80% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसलिए हमने बोला इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट काम हुए, पहला सिक्रीशन एंड दूसरा एब्जॉर्प्शन। अब सवाल था कि गोनाड्स के अलावा कौन कौन सी जगह है जहां पे प्रेजेंट है, बहुत ध्यान से देखना। गोनाड्स के अलावा कौन कौन सी जगह है जहां ये प्रेजेंट है, उसमें सबसे पहला डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। बेटा ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। बच्चे ग्लैंड जो होती है उस ग्लैंड में स्मॉल डक्ट्स भी होती है एंड एक बड़ी डक्ट भी होती है। जिस बड़ी डक्ट का फॉर्मेशन बहुत सारी स्मॉल डक्ट्स के एसोसिएशन से होता है। तो यहां पे डक्ट्स ऑफ ग्लैंड लिख रखा है, इसका मतलब यहां पे बात कर रहा है, वो कर रहा है बेटा स्मॉल डक्ट्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है? ग्लैंड्स की स्मॉल डक्ट्स के बारे में, लार्ज डक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो स्मॉल डक्ट जो होती है उन स्मॉल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में कौन सी एपिथेलियम, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। चले एनसीईआरटी का एग्जांपल ध्यान रखना, जब भी डक्ट्स ऑफ ग्लैंड के बारे में बात करें तो कौन सी डक्ट ऑफ ग्लैंड, स्मॉल। अगर वो लिख देता लार्ज डक्ट्स ऑफ ग्लैंड तो बात क्या हो जाती, इनकरेक्ट, क्योंकि लार्ज डक्ट में कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, सिंपल एपिथेलियम प्रेजेंट नहीं होता। सिंपल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम किस में प्रेजेंट होता है, स्मॉल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। चले नेक्स्ट, दूसरा है मोस्टली पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। एनसीईआरटी ने लिखा है ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स। दूसरा एनसीईआरटी का एग्जांपल है जहां लिखा है उसने ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन। वहां पे भी क्या प्रेजेंट होता है, वहां पे भी अपने पास सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। कहां पे, देखिए बेटा मैंने ये आपके सामने एक पूरी नेफ्रॉन बनाई है। इस नेफ्रॉन का सबसे पहला पार्ट हमने बोला ये मेरे पास है बोमन्स कैप्सूल, और मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस बोमन्स कैप्सूल वाले में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट है, जिसको शॉर्ट में लिख दिया एसएसई। पहली बात मैं कर चुका हूं। चले इसके अलावा ये जो मेरे पास है थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, इसमें भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मतलब नेफ्रॉन में दो जगह, या तो बोमन्स कैप्सूल वाला पार्ट या फिर थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले।
इन दोनों में कौन सी है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इन दो पार्ट को छोड़ के बाकी पूरी की पूरी नेफ्रॉन जो थी एंड नेफ्रॉन एंड कलेक्टिंग डक्ट, इसमें पूरी में कैसी प्रेजेंट है? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। चले भैया, अब सवाल था कहां पे कैसी है, ध्यान से देखिएगा बेटा। ये है मेरे पास नेक वाला पार्ट। ये नेक ऑफ नेफ्रॉन जो होता है इसमें प्रेजेंट होती है अपने पास सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम। कैसी प्रेजेंट है? सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम। मतलब सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम है, लेकिन उन क्यूबोइडल सेल्स की, क्यूब लाइक सेल्स की फ्री सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? सीलिया। क्या प्रेजेंट है? सीलिया। इसलिए वर्ड क्या लिखा? सीलिएटेड। क्यूबोइडल का मतलब कि क्यूब लाइक सेल्स की फ्री सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? सीलिया। मैंने बताया था कि एपिथेलियम टिश्यू के पास फ्री सरफेस है। चले नेक्स्ट। दूसरा मेरे पास है थिक पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का थिक पार्ट जो होता है इस पे प्रेजेंट होती है अपने पास सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। बिल्कुल सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम है, और वो ऐसा सिंपल है कि उसकी इस फ्री सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट नहीं होता, माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट नहीं होता। चले नेक्स्ट। बात किया था यहां पे पीसीटी। बेटा पीसीटी जो होता है, इस पीसीटी में भी सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम है, लेकिन उसकी फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? माइक्रोविलाई। इसलिए उसको बोल देते हैं क्या? ब्रश बोर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम। ब्रश बोर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम। ब्रश बोर्डर्ड क्यों बोला? क्योंकि फ्री सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? माइक्रोविलाई। और माइक्रोविलाई की वजह से वो फ्री सरफेस वाली जो जगह थी, जो बॉर्डर वाला पार्ट था, वो ब्रश लाइक अपीयरेंस देता है, इसलिए बोल दिया ब्रश बोर्डर्ड। मतलब यहां पे माइक्रोविलाई जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? प्रेजेंट। ब्रश बोर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम मतलब माइक्रोविलाई जो है वो क्या है? प्रेजेंट। चलो मैं आगे। तो ध्यान रखना, ये भी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है कि पीसीटी में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। किसकी सरफेस पे? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, क्यूबोइडल सेल्स की सरफेस पे, इसलिए उनको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम। एनसीईआरटी का एग्जांपल है। चलो भैया आगे नेक्स्ट। ये पार्ट मेरे पास है, ये मेरे पास है डीसीटी। बेटा डीसीटी में भी सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, मतलब ना तो उन क्यूब लाइक सेल की फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है और ना ही सीलिया, इसलिए हमने बोला यहां पे भी कैसा? यहां पे भी सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। चले नेक्स्ट। अंतिम आती कलेक्टिंग डक्ट। आपको पता है कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और ये कलेक्टिंग डक्ट जो होती है इसमें भी अपने पास होती है बेटा सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम। कैसी होती है? सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम। मतलब ये कि नेफ्रॉन में दो जगह पे नेफ्रॉन से रिलेटेड दो जगह पे, नेफ्रॉन का पहला पार्ट हुआ नेक, एंड दूसरा जो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट और नेक में सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम प्रेजेंट है, मतलब जहां पे सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम में क्यूब लाइक सेल्स की फ्री सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट है, एंड पीसीटी वाले पार्ट में क्यूब लाइक सेल्स की फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, मतलब वहां पे ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम प्रेजेंट है। चले हाँ कि ना? जबकि डीसीटी वाले पार्ट में एंड थिक पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम प्रेजेंट है। चले, तो ये ही दो एग्जांपल एनसीईआरटी से रिलेटेड है। बाकी के एग्जांपल्स के बारे में बात करता हूं, देखिएगा। नेक्स्ट तीसरा था वेसाइकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। बच्चे आपको पता है कि थायराइड ग्लैंड की वेसाइकल्स जो है उसी में होती है फॉलिकुलर सेल्स, और वो फॉलिकुलर सेल्स जो होती है उन फॉलिकुलर सेल्स का काम है थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करना। तो वो फॉलिकुलर सेल्स है वो किससे बनी है? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम से बनी है। नेक्स्ट एसिनाई ऑफ पेंक्रियास।
बेटा ये AC9 जो है ये पैंक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट है। कैसा पार्ट है पैंक्रियाज का? एक्सोक्राइन, दैट इज 98 to 99% पार्ट है। और इस एक्सोक्राइन पार्ट का काम है किसका सिक्रीशन करना? इसका काम है पैंक्रिएटिक जूस का सिक्रीशन करना। किसका सिक्रीशन करना? पैंक्रिएटिक जूस सिक्रीशन। इस एसिनाई ऑफ पैंक्रियाज में भी कैसी एपिथेलियम? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम प्रेजेंट है। चलूं मैं आगे, इस स्लाइड को आप नोट कर लीजिए। चले भाई देखिए, तीसरे नंबर की बात करता हूं मैं। बेटा थर्ड नंबर पे अपन बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। नाम से पता चल रहा है क्या ही सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में सेल की कितनी लेयर? सिंगल लेयर, इसीलिए वर्ड लिखा हमने सिंगल। दूसरा लिख रहा है कॉलमनर। बेटा कॉलमनर सेल्स वो सेल्स होती है जिनकी लेंथ तो होती है बहुत ज्यादा लेकिन विड्थ होती है बहुत कम। लेंथ बहुत ज्यादा, विड्थ बहुत कम। मतलब ये मेरे पास किसकी तरह हुई? ये मेरे पास हुई पिलर लाइक। कैसी सेल्स हुई? पिलर लाइक सेल्स। इसीलिए एनसीईआरटी लिखा है कैसी हुई? टॉल एंड सिलेंडर सेल्स। सिलेंडर वर्ड का मतलब हुआ नैरो, मतलब लेंथ बहुत ज्यादा, विड्थ बहुत कम, मतलब कैसी होगी? नैरो। यस की नो? तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम में बात करते हैं। यहां पे इस डायग्राम में देखिए, एनसीईआरटी का डायग्राम है। बेटा इस डायग्राम में आप क्लियरली देख पा रहे हैं ये येलो कलर वाली सेल जो है ये मेरे पास कॉलमनर सेल्स है, दैट इज टॉल सेल्स है। ये जो टॉल सेल्स जो होती है ये टॉल एंड सिलेंडर सेल्स है, कॉलमनर सेल्स है। और इन सेल्स के बेसल पार्ट में प्रेजेंट होता है इलोंगेटेड न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस? इलोंगेटेड न्यूक्लियस। तो हमने बोला यहां पे क्या हुआ? यहां पे इलोंगेटेड न्यूक्लियस is present at basal part। कौन से पार्ट पे प्रेजेंट है? बेसल पार्ट ऑफ सेल पे प्रेजेंट है बेटा इलोंगेटेड न्यूक्लियस। चले, इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा, क्या लिखा कि देयर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई वर्ड का मतलब न्यूक्लियस, आर लोकेटेड एट बेस, क्योंकि सेल के कौन से पार्ट पे प्रेजेंट है? बेसल पार्ट पे प्रेजेंट है। हां कि ना? नेक्स्ट, अब सवाल था कि सर इस कॉलमनर एपिथेलियम का क्या काम है? बेटा इस कॉलमनर एपिथेलियम के भी दो काम है। पहला काम इसका हमने बोला एब्जॉर्प्शन। बेटा हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जो होता है उस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड मेटेरियल का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, वहां पे भी कौन सी एपिथेलियम? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। इसलिए हमने बोला कि इनका पहला काम क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन। दूसरा सिक्रीशन। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जो ग्लैंड्स है उन ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कौन सी सेल से होता है? कॉलमनर सेल से। कौन सी सेल से होता है? कॉलमनर सेल से, या मैं कहूं सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से। तो मैंने कहा था मोस्टली ग्लैंड किससे बनती है? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम से। कुछ ग्लैंड जो थी वो किससे बनती है? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से। और ग्लैंड का काम क्या है? मटेरियल का सिक्रेशन करना। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिख के दिया है कि सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के दो मेन काम हुए, पहला एब्जॉर्प्शन एंड दूसरा सिक्रेशन। चले, अब सवाल बड़ा था वो ये था कि सर ये जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है इस सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसके एग्जांपल्स के बारे में आपसे बात करूंगा, देखिएगा। बेटा सबसे पहला है मेरे पास बाइल डक्ट एंड लीवर। बाइल डक्ट और लीवर जो होता है उसमें सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट है, मतलब फ्री सरफेस पे कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती, ना तो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता ना ही सीलिया प्रेजेंट होता। चलो मैं आगे, नेक्स्ट दूसरा है गॉल ब्लैडर। बेटा गॉल ब्लैडर जो है इस गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट जो एपिथेलियम है वो अपने पास है ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर
कौन सा है? ब्रश बोर्डर्ड कोल्यूमनर एपिथेलियम। मतलब कोल्यूमनर सेल्स जो थी, उन कोल्यूमनर सेल्स की फ्री सरफेस पर क्या प्रेजेंट है? यहां पे फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई जो है, वो माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। फ्री सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रोविलाई जहां पे होगा वहां सरफेस एरिया क्या होगा? ज्यादा। तो मतलब मटेरियल का एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलो भैया हम आगे नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देखना। दूसरा इसने दे रखा है स्टोमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्टोमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन, मैंने आपसे कहा था गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियम प्रेजेंट है। ये कोल्यूमनर एपिथेलियम जो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टोमक में है, उसको अपन बोलते हैं ग्लैंडुलर कोल्यूमनर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर कोल्यूमनर एपिथेलियम। बेटा यहां वर्ड है ग्लैंडुलर, इसका मतलब क्या प्रेजेंट यहां पे बात कर रहा है? ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है? ग्लैंड्स के बारे में। हमने ये देखा कि ये जो मेरे पास स्टोमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन है। स्टोमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो कोल्यूमनर सेल्स है, इन कोल्यूमनर सेल्स में से कुछ एक सेल मॉडिफाइड होती है और मॉडिफाइड होकर फॉर्मेशन करती है म्यूकस ग्लैंड का, जिसको अपन बोलते हैं गॉबलेट सेल्स जो होती है वो होती है प्रेजेंट। किसका फॉर्मेशन कर लेती है? म्यूकस ग्लैंड और गॉबलेट सेल का फॉर्मेशन करती है। ये क्वेश्चन न्यू नीट 2020 में पूछा भी गया है। क्या पूछा गया है? ये पूछा गया है कि गॉबलेट सेल और म्यूकस सेल ऑफ इंटेस्टाइन्स आर मॉडिफाइड। तो किसके मॉडिफिकेशन से बनी है? वो बनी है कोल्यूमनर सेल्स के मॉडिफिकेशन से। किससे बनी है? कोल्यूमनर सेल्स के मॉडिफिकेशन से। और ये जो म्यूकस सेल्स है, इन म्यूकस सेल्स, म्यूकस ग्लैंड का काम क्या हुआ बेटा? म्यूकस का सिक्रेशन करना। तो जहां पे वर्ड है ग्लैंडुलर कोल्यूमनर एपिथेलियम, जहां वर्ड आ जाए ग्लैंडुलर, उसका मतलब कौन सी ग्लैंड के बारे में बात कर रहा है? वो म्यूकस ग्लैंड गॉबलेट सेल्स के बारे में बात कर रहा है। ग्लैंडुलर कोल्यूमनर एपिथेलियम मतलब कोल्यूमनर एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट म्यूकस ग्लैंड के बारे में बात कर रहा है। और जिस एपिथेलियम में ग्लैंड प्रेजेंट होगी, पक्का उस ग्लैंड का फॉर्मेशन उसी एपिथेलियम की सेल्स के मॉडिफिकेशन से हुआ होगा। चलो भैया मैं आगे नेक्स्ट अंतिम मेरे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटा ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसमें प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है ब्रश बोर्डर्ड ग्लैंडुलर कोल्यूमनर एपिथेलियम। ब्रश बोर्डर्ड ग्लैंडुलर कोल्यूमनर एपिथेलियम। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि कोल्यूमनर सेल्स है, उन कोल्यूमनर सेल्स, सिंपल कोल्यूमनर सेल्स जो है, सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियम है, उस एपिथेलियम से दो स्ट्रक्चर रिलेटेड है। पहला तो क्या कि उसकी सरफेस ब्रश बोर्डर्ड है। सरफेस कैसी है? ब्रश बोर्डर्ड। ब्रश बोर्डर्ड का मतलब कि यहां पे फ्री सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा? माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। एंड दूसरा वर्ड लिखा ग्लैंडुलर, मतलब वहां पे क्या प्रेजेंट है? ग्लैंड, दैट इज गॉबलेट सेल। वो प्रेजेंट है, हाँ कि ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में गॉबलेट सेल प्रेजेंट है, जो म्यूकस का सिक्रीशन करेगी, जो लुब्रिकेट का काम करेगा। नेक्स्ट दूसरी माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। माइक्रोविलाई का काम है सरफेस एरिया इंक्रीज करना, तभी तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड मेटल का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। तो ध्यान रखना, जहां पे भी माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा, माइक्रोविलाई का काम होगा सरफेस एरिया इंक्रीज करना, ताकि मटेरियल का ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। चले भैया, तो याद रखना कहां पे किस टाइप की एपिथेलियम प्रेजेंट है, मतलब कहां पे फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, कहां पे सीलिया प्रेजेंट है, और कहां पे एपिथेलियम सेल्स जो थी उनमें म्यूकस सेल्स और म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट है। चले भैया, इन एग्जांपल्स को नोट कीजिए।
तो यहां तक हमने बात कर ली वो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में बात कर ली। अब एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो हमें सीलिएटेड एपिथेलियम के बारे में बात करनी है, और फिर आउट ऑफ एनसीईआरटी थोड़ा मूव करेंगे, वहां हमें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में बात करनी है। चले, तो ये सारी की सारी बातें करेंगे बेटा अपन अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।